जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। तो आज के इस क्लास में हम क्लास 12th जो हमारा पॉलिटी है, इस पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि हमें उसमें क्या क्या पढ़ना है। और एक चैप्टर का जो जितना पार्ट हमें कवर हो सकता है आज के क्लास में उतना हम कवर करेंगे। तो आप सब मुझे नहीं जानते होंगे, मेरा नाम है हिमांशु। मैं पॉलिटी का क्लास पढ़ाता हूँ। पॉलिटी के अलावा भी मैं और भी क्लासेस करवाता हूँ, लेकिन आज का जो क्लास है वो इंडियन पॉलिटी का क्लास है, भारतीय राजनीति पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस है। ठीक है, तो जो क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस है वो दो पार्ट में बटी है या फिर उसके दो किताब है। ठीक है, दो किताब कौन से हैं? तो जो पहला किताब है उसमें है स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति। स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति। ठीक है, हमारा पहला जो किताब है, जो पहला पार्ट है उसमें है स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति। और जो हमारा दूसरा किताब है या फिर दूसरा जो भाग है उसमें है समकालीन विश्व की राजनीति। समकालीन विश्व। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता के समय से हमारा भारत देश आजाद कब हुआ है? तो आप सभी जानते हैं हमारा भारत जो देश आजाद हुआ है वो हुआ है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। यानी कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ है उसके समय से जो स्वतंत्रता में हमने संघर्ष करी है, जो हमारे महापुरुष ने संघर्ष किया है, उसके समय से आज तक की भारतीय राजनीति के बारे में पढ़ेंगे हमारे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के पहले पार्ट में या फिर पहले किताब में। ठीक है, और दूसरे किताब में है समकालीन विश्व की राजनीति। ठीक उसी समय जिस समय हमारा देश भारत आजाद होने की लड़ाई में लड़ रहा था, भारत में आज़ादी प्राप्त की, आज उन्हें 2023 तक आगे बढ़ा, ठीक उसी समकालीन विश्व की राजनीति में, यानी कि ठीक उसी समय में जो विश्व की राजनीति में जो भी घटना घटित हो रही थी उन्हीं के बारे में पढ़ा जाना है। ठीक है, जैसे आप जानते ही है कि अलग अलग देश जो होते हैं एक दूसरे पे हमला करते हैं, किसी पे कोई विरोधी होता है, किसी के ऊपर कोई अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, आयात निर्यात किया जाता है, तो उस पर एक ग्लोबल लेवल पे एक नियम बनाए जाते हैं जिसे सभी देश फॉलो करेंगे। तो वो जो भी पढ़ाना जाना है वो पढ़ा जाना है समकालीन विश्व की राजनीति में। ठीक है, जैसे इसमें पढ़ना है यूएनओ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर इसमें पढ़ेंगे हम आईएमएफ के बारे में भी जानेंगे। ये संस्था है, विश्व की संस्था जो अलग अलग देशों में कार्य करती है, अलग अलग देशों को फंड देती है। ठीक है, फिर जैसे WHO वगैरह हो गया, ये सब राजनीति के पार्ट नहीं है लेकिन इन सब की चर्चा उसमें है। जैसे पढ़ेंगे कि विश्व की दो ध्रुवीकरण, जो पूरी दुनिया जो दो ध्रुव में बढ़ चुकी थी, दो ध्रुव जो बट गई थी पूरी दुनिया दो ध्रुव में, एक पूर्वी ध्रुव एक पश्चिमी ध्रुव, उसके बारे में विश्व राजनीति में पढ़ेंगे। और जो हम स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जैसे हमारा भारत देश आजाद हुआ तो इसमें कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई, कितने जो जो हमें समस्या आई, जैसे विभिन्न आंदोलन हुए हैं। आंदोलन में कौन कौन से बहुत से लोग शामिल थे। ठीक है, जैसे गांधी जी नरम दल से थे और बहुत से लोग गरम दल से थे। तो पढ़ना बहुत सी सारी जानकारी है जो कि मैं एक एक चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो आज का जो पहला चैप्टर है उस पहले चैप्टर को मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर में आते हैं। जो पहला चैप्टर है हमारा उसका नाम है राष्ट्र निर्माण एवं समस्याएं। यानी कि जो भारत देश का निर्माण हुआ, जो भारत देश में अलग अलग राज्य बनाए गए, विभिन्न आधार पर बनाए गए, जो राष्ट्र निर्माण है उसका क्या मतलब होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हमारे
पहले चैप्टर में। और किस वाले भाग का? तो स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति, इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्र निर्माण एवं समस्या के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपसे मेरा एक प्रश्न रहेगा कि स्वतंत्रता का क्या आशय होता है? स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है? स्वतंत्रता, क्या स्वतंत्रता का मतलब होता है सिर्फ विदेशी आधिपत्य से मुक्ति पाना, विदेशी शासन से मुक्ति पाना? विदेशी शासन से मुक्ति पाना, क्या ये है स्वतंत्रता? क्या हम अगर हमारे यहाँ से विदेशी शासन चले जाएंगे तो क्या हम स्वतंत्र हो जाएंगे? ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि विदेशी शासन भी जाए, पर इसमें जो हमारी व्यवस्था है, अपनी व्यवस्था लागू हो। ठीक है, जैसे उसमें राज्य निर्माण हो, हमारे देश का संविधान होना चाहिए, और संविधान जो होना चाहिए वो सर्वोपरि होना चाहिए। ठीक है, संविधान सर्वोपरि होना चाहिए। हमारे अधिकार की बात हो, सभी लोगों का सामाजिक आर्थिक सभी लोगों का सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक राजनीतिक इत्यादि तौर पर स्थायी एकीकरण हो। तो हम इसे कहते हैं राष्ट्र निर्माण, तो हम इसे कहेंगे स्वतंत्रता को प्राप्त करना। क्या है स्वतंत्रता? क्या है स्वतंत्रता? का मतलब होता है कि विदेशी शासन से मुक्ति पाना, राष्ट्र निर्माण होना, देश का संविधान होना, और जो संविधान है वो सर्वोपरि होना, नागरिकों के अधिकार की बात होना, सभी लोगों का सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक राजनीतिक इत्यादि तौर पर अस्थायी एकीकरण होना। अगर ये सब चीजें हो पाती है, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, हमारे कानून व्यवस्था, हमारी राजनीतिक व्यवस्था यदि हमारे स्वतंत्र खुद के बनाए हुए हैं, तब हमारा देश स्वतंत्र होता है। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण करने का मतलब क्या होता है? राष्ट्र निर्माण का मतलब होता है कि सभी जो हमारे देश में जो अलग अलग रियासतें हैं, अलग अलग खंड हैं, उन सबका एकीकरण हो, उन सब पे समान नागरिक का जो कानून है वो सभी लागू हो। और जो 1947 से लेकर अब तक जो राष्ट्र निर्माण में समस्याएं आई हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, तो आप स्वतंत्रता का आशय समझ गए। स्वतंत्रता क्या, आप एक बार आंख बंद कीजिए और फिर बताइए स्वतंत्रता का क्या आशय है। तो स्वतंत्रता का आशय है विदेशी आधिपत्य से मुक्ति पाना, राज्य का निर्माण हो, अलग अलग क्षेत्रों का निर्माण होना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं अलग समुदाय के होते हैं, अलग संस्कृति के होते हैं, अलग भाषा के होते हैं, तो इस आधार पर राज्य का निर्माण हो। देश का संविधान होना चाहिए, संविधान सर्वोपरि होना चाहिए, मतलब संविधान को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए, सबसे मान्यता पर रखना जाना चाहिए। नागरिकों के अधिकारों की बात हो, और सभी लोगों का सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक राजनीतिक इत्यादि तौर पर अस्थायी एकीकरण हो। तो अगर ये सब चीजें लागू होती है तब स्वतंत्रता होगी। अब आते हैं राष्ट्र निर्माण पर। राष्ट्र निर्माण क्या होता है? अब मैंने बताया राष्ट्र निर्माण का मतलब होता है राज्य का निर्माण हो, नागरिकों के अधिकारों की बात हो, जो भी देश में समस्याएं आती हैं, जैसे विदेशी जो आक्रमण होते हैं उसको रोकना, जो नागरिकों का की जो मूलभूत आवश्यकता है उनको प्राप्त करवाना, शिक्षा की बात होना चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, इसमें जो भी समस्याएं आती हैं उसको सॉल्व करना। ठीक है,
जब हमारा भारत आज़ादी का लड़ाई लड़ रहा था, उस समय आप सभी जानते हैं कि मात्र एकमात्र पार्टी थी कांग्रेस पार्टी। तो जो कांग्रेस पार्टी के उस समय जो लोग थे, उन्होंने कहा था कि उदारवाद और संवैधानिक लोकतंत्र होना चाहिए। ठीक, कैसा होना चाहिए? उदारवाद और संवैधानिक लोकतंत्र। संवैधानिक और उदारवाद लोकतंत्र। तो आप सभी जानते हैं हमारे जो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं वो है श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो पहले प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने बहुत सी चीज़ों को हमारे संविधान में जोड़ा है। तो उन्हीं में से उन्होंने एक चीज़ें जो जोड़ दी थी वो है लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए इस देश में। इस अंश को जोड़ा है। उदार लोकतंत्र तो था ही, ठीक है, और जो व्यवस्था उन्होंने जोड़ी थी वो थी लोकतांत्रिक व्यवस्था। लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था को संविधान में जोड़ा है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था को जोड़ करके नेहरू ने अलग अलग 5 खंडों में हमारे जो राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए वो उनको बताया है। जो पहला बताया है उन्होंने वो होना चाहिए राज्य निर्माण, राज्य निर्माण, संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था। तीसरा विदेश नीति, चौथा शिक्षा व कानूनी व्यवस्था, और पांचवा सामाजिक व आर्थिक न्याय। सामाजिक व आर्थिक न्याय, ये नेहरू जी के दृष्टिकोण थे। 14 से 15 अगस्त जब हमारे भारत का बंटवारा हुआ था, उस समय नेहरू जी ने हमारे देश में इतने चरणों में कानूनी व्यवस्था को तुरंत लागू करवाई थी। राज्य निर्माण हो, संवैधानिक व्यवस्था हो, विदेश नीति बने, शिक्षा व कानूनी व्यवस्था हो और सामाजिक व आर्थिक न्याय हो। क्योंकि उस समय जो हमारी स्थिति थी बहुत ही कमजोर थी। जिस तरह हम और आप आज हैं उस तरह नहीं थी। ठीक है, इन चरणों में लागू करवाई। ये थे नेहरू जी के दृष्टिकोण। राष्ट्र निर्माण में ये नेहरू जी के दृष्टिकोण है। आगे जो हुए वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, गृह मंत्री। उन्होंने अलग अलग रियासतों को, आप सभी जानते हैं कि आज़ादी के समय करीब 562 रियासतें हुआ करती थी हमारे देश में। आज़ादी के समय हमारे देश में 562 रियासतें थी। ठीक है, तो 562 रियासतों का जो एकीकरण करने का काम किया था, तो उस काम में जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो थे हमारे
सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और राज्य का जो पुनर्गठन किया था उसमें भी मुख्य भूमिका निभाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये हो गया हमारा राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के दृष्टिकोण से ये 5 चीजें सम्मिलित थी: राज्य निर्माण हो, संवैधानिक व्यवस्था हो, विदेश नीति लागू हो, शिक्षा व कानूनी व्यवस्था हो, सामाजिक व आर्थिक न्याय सभी को मिले। अब आगे जो और भी लोगों ने उस समय राष्ट्र निर्माण में जो पक्ष रखा था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखा था। उन्होंने कहा था कि राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं राज्यों के पुनर्गठन पर। राज्यों को जब पुनर्गठन किया जा रहा था तो उससे पहले ही 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया। यदि आपने इंडियन पॉलिटी का पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको यह जानकारी अच्छे से होगी ही कि जो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है वो कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश राज्य है। और यह राज्य कब बना था? तो 1953 में बना था। ठीक है, जब भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था उसके बाद ही भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। ठीक है, क्या बनाया? राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। तो आपसे यह सवाल पूछा जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? आप बताइए, मैंने क्या लिखा है? इसके बाद, ठीक इसके बाद है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? तो 1953 में ही बना था राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। ठीक है, तो आपसे प्रश्न दोबारा पूछा जा सकता है कि जो है हमारे भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। ठीक है, आप इसको याद रखिए, न्यायमूर्ति फजल अली। इस आयोग ने बहुत सारी एक्सपेरिमेंट किए। अपने एक्सपेरिमेंट नहीं, यही कह सकते हैं कि अलग अलग रियासतों के राजा से मिले। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कितनी रियासतें थी? 562 रियासतें थी हमारे देश में। ठीक है, 562 रियासतें थी। तो छोटे छोटे रियासतें थे, तो छोटे छोटे रियासतों को मिलाकर एक राज्य बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था इस आयोग ने 1955 ईस्वी में, ठीक है, क्या है, इस आयोग ने 1955 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यानी कि इस आयोग को जो बनाया गया था तो इस आयोग ने अलग अलग रियासतों से बात करके, अलग अलग राज्य के राजाओं से बात करके एक रिपोर्ट बनाई और इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया कब? 1955 में। और भाषाई आधार पर 16 राज्य, कितने राज्य? 16 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाए, यह इसकी सिफारिश थी। ठीक है, यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। 2 नंबरिया है जिसे हम 2 नंबरिया कहते हैं। 2 नंबर का प्रश्न आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश क्या थी या फिर सिफारिशें क्या थी। तो आप उसको लिख सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 ईस्वी में बनी थी जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की एवं भाषाई आधार पर 16 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की सिफारिश की थी। किसने की थी? राज्य पुनर्गठन आयोग ने। हालांकि 16 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश नहीं बने थे, लेकिन ये इसकी सिफारिश थी। इसलिए यह प्रश्न आपसे हमेशा पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने, इसकी सिफारिश क्या थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें क्या थी? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको आगे समझाता हूं। फलतः यानी कि जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की तो उस सिफारिश को लागू नहीं किया गया, उसमें कुछ संशोधन करके 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, उसने अपनी राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की और फलतः 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हो गया। और इस अधिनियम में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, जो
राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें थी वो सिफारिश अलग है, और जो लागू हुई राज्य पुनर्गठन अधिनियम में वो लागू चीजें अलग थी। लागू हुई तो 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, लेकिन जो उसकी सिफारिशें थी वो थी 16 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना चाहिए। ये उनकी सिफारिशें थी। और वो 14 राज्य कौन कौन से हैं, 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो जो 14 राज्य हैं वो है आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, मैसूर, केरल, मद्रास, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये वो राज्य हैं जो राज्य पुनर्गठन आयोग राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू हुआ था, तो ये राज्य बनाई गई थी। और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थी? तो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक था लक्षद्वीप। ये थे 6 केंद्र शासित प्रदेश एवं 14 राज्य जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू हुआ था। ठीक है, और आप सभी जानते हैं जो कि इतने राज्य अभी नहीं है, अभी तो 28 राज्य हैं, यहाँ मैं 14 राज्य की बात कर रहा हूँ। तो अलग अलग राज्य को विभाजन किया गया, जैसे आंध्र प्रदेश से अभी तेलंगाना अलग हुआ है, असम है, बिहार से झारखंड अलग हुआ है, बम्बई का जो हिस्सा था जिसमें मराठी बोला जाता था उसको महाराष्ट्र बना दिया गया, बाकी हिस्से को गुजरात बनाया गया। जम्मू कश्मीर आप सभी जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें एक और अलग केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम लद्दाख है। मैसूर यानी कि कर्नाटक राज्य है। केरल आप जानते हैं, मद्रास यानी कि तमिलनाडु। मध्य प्रदेश से आप जानते हैं छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। उड़ीसा राज्य है। पंजाब है, तो पंजाब राज्य में जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे जहाँ हिंदी बोली जाती थी उसको पंजाब से काट करके हरियाणा बना दिया गया। राजस्थान, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। पश्चिम बंगाल ये राज्य है, इससे अलग हुआ। और दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। हिमाचल प्रदेश को राज्य बना दिया गया। मणिपुर को राज्य बनाया गया। त्रिपुरा को राज्य बना दिया गया। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह अभी भी अंडमान निकोबार द्वीप एवं लक्षद्वीप ये अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है ही है। तो आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको समझ में आ ही गया होगा कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ। जो उस समय अधिनियम लागू हुआ उस अधिनियम में क्या रखा गया? 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश। वह 14 राज्य कौन से हैं? तो ये 14 राज्य हैं, 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आप इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप आगे का टॉपिक मैं आपको समझाता हूं। आप सभी जानते हैं कि जो इनमें से भी अलग अलग राज्य बनाए गए हैं। जैसे पहला है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा जो अलग भाषा बोला जाता था, तमिल, तेलुगु, तमिल जो भी भाषा है, वहाँ आंध्र प्रदेश का हिस्सा काट करके तेलंगाना बना दिया गया, तेलंगाना। असम का जो हिस्सा काट करके नागालैंड बनाया गया, मणिपुर बनाया गया। ठीक है, जो मणिपुर मैंने इसमें पहले केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन जो मणिपुर था वो असम का भी कुछ हिस्सा मिलाया गया। बिहार है, तो बिहार राज्य से झारखंड को अलग किया गया। जो 14 राज्यों में से एक बम्बई था। बम्बई में कुछ क्षेत्र ऐसा था जहां मराठी भाषा बोली जाती थी, तो मराठी भाषा अलग हुआ। और जहां गुजराती भाषा बोली जाती थी तो बम्बई में से गुजरात भाषा को अलग किया गया। जम्मू कश्मीर में एक जम्मू कश्मीर था और दूसरा एक लद्दाख अलग हुआ है। मैसूर यानी कि कर्नाटक राज्य है, ये है। केरल, मद्रास मतलब तमिलनाडु। मध्य प्रदेश से भी राज्य अलग हुआ है। मध्य प्रदेश से अलग होकर जो राज्य बना है उसका नाम है छत्तीसगढ़। उड़ीसा, पंजाब, जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, लेकिन पंजाब में कुछ क्षेत्र ऐसे थे 1966 के समय में। 1966 में पंजाब को काट करके तो पंजाब का वो क्षेत्र, वो हिस्सा जिसमें हिंदी बोली जाती थी, उसको आज का हरियाणा बनाया गया। फिर है राजस्थान और उत्तर प्रदेश का भाग काट के पहले उत्तराखंड बनाया गया। पश्चिम बंगाल, तो अलग अलग राज्य अलग अलग दृष्टिकोण से बनाए गए। जैसे दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है ही,
हिमाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया, मणिपुर को राज्य बनाया गया, और त्रिपुरा को भी राज्य बनाया गया। त्रिपुरा से भी कट करके मेघालय अलग हुआ है, ठीक है। फिर अलग अलग राज्य अलग हुए हैं, तो कुल मिला के अभी जो है 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आया होगा, अगर आ गया होगा। और यदि आप में से किसी को अगर कोई डाउट हो तो वो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। जब राज्य का पुनर्गठन किया जा रहा था तो बहुत से रियासत ऐसे थे कि जो कि खुद से भारत संघ में शामिल नहीं हुए थे। तो उन्हीं में से एक रियासत थी जिसका नाम था कश्मीर। और जो कश्मीर की प्रॉब्लम है वो आप आज भी जानते हैं कि जो कश्मीर की समस्या है वो आज भी नहीं सुलझी, आज भी वो प्रॉब्लम में है। तो हम कश्मीर की समस्या के बारे में जानते हैं कि कश्मीर की समस्या क्या थी, आइए जानते हैं। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जब भारत स्वतंत्र हो रहा था उसमें एक अधिनियम बनाया गया था। इस अधिनियम में यह प्रावधान था कि रियासत का राजा, यानी कि जो उस रियासत का राजा हुआ करता था, रियासत को भारत संघ में या पाकिस्तान में मिला ले, या तो वो क्या करे, रियासत को भारत संघ में मिला ले या फिर पाकिस्तान में मिला ले। रियासत का राजा रियासत को भारत संघ में या पाकिस्तान में अथवा स्वतंत्र बने रहे। तो तीन ऑप्शन थे किसी भी रियासत के राज्य के पास, या तो वो अपने आप को भारत संघ में मिला ले, पाकिस्तान में चले जाए, नहीं तो वो खुद स्वतंत्र रूप से रहे, ठीक है। तो 3 ऑप्शन थे। तो जो कश्मीर के राजा थे उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर से मना कर दिया और खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उन्होंने स्वतंत्र का रास्ता अपनाया। तो इस चीज़ का फायदा उठाते हुए जो पाकिस्तान की जो उस समय के जो सरकार थे उसने कश्मीर पर कब्जा करना चाहा कि हम कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लेंगे। पाकिस्तान तो आप जानते ही है ही जबरदस्त। तो वहाँ के राजा ने क्या किया कि हम स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन जब उसने भारत में विलय से मना कर दिया तो इस स्थिति का लाभ उठाते हुए पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान के उस समय की जो सरकार थे उसने कश्मीर पर आधा पे कब्जा कर लिया। अब क्योंकि भारत की सेना वहाँ भेजी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो उस समय भारत का हिस्सा था नहीं, कश्मीर के राजा ने हमारे संघ पे हस्ताक्षर किया नहीं था, तो वहाँ उस समय हमने वहाँ पे अपनी सेना नहीं भेजी थी। लेकिन 26 अक्टूबर 1947 को, क्या 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के राजा हरि सिंह ने, कौन से कश्मीर के राजा, हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। कब हस्ताक्षर किया कश्मीर के राजा ने, तो 26 अक्टूबर 1947 को। जैसे ही हस्ताक्षर हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तुरंत ही अपनी सेना पाकिस्तान में भेज दी और कश्मीर में भेजी थी। तो कश्मीर वालों को इतना दौड़ा के मारे थे हमारे हिंदुस्तान की सेनाएं ने कि लाहौर तक ले गए थे। और वो नेताओं से कह रहे थे कि आप हमें इस तरह छूट दे दीजिए, हम पूरा पाकिस्तान को कब्जा कर लेंगे। लेकिन हमारे उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो बिना किसी से सलाह लिए हुए उस समय रेडियो चला करता था, रेडियो पे आते हैं और भाषण देते हैं कि हम पाकिस्तान से युद्ध को यहीं पे विराम करते हैं। और उस समय इसीलिए हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया था। लेकिन उस समय अगर नेहरू जी ने अगर रेडियो पर प्रशासन नहीं करते युद्ध रोकने का, तो आज जो पूरा पाकिस्तान होता वो भारत में मिला हुआ होता। तो अगर कश्मीर के राजा ने उस समय, जिस समय भारत संघ में विलय चल रहा था, उस समय विलय कर देते तो वो कश्मीर का आज ये हाल नहीं होता। आज आप जानते हैं कि जो कश्मीर का कुछ हिस्सा है उस पर पाकिस्तान की सेनाओं ने कब्जा कर रखा है। हम चाहे तो छुड़ा सकते हैं, लेकिन भारत की सरकार ऐसा नहीं कर रही है। तो आपको कश्मीर की समस्या के बारे में समझ आ गया। जो जिस समय भारत शासन अधिनियम चल रहा था उस समय हर एक सभी रियासतों के पास 3 विकल्प थे कि या तो आप अपने आप को पाकिस्तान में मिला ले, या तो भारत संघ में मिला ले, नहीं तो स्वतंत्र रहे। तो जो कश्मीर के राजा थे हरि सिंह ने अपने आप को स्वतंत्र रखने की कोशिश की। जब स्वतंत्र रखने की कोशिश की तो भारत ने वहाँ से जो हमारे भारत में के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने हर जगह के राजा से जाकर बात किया करते थे, इन्होंने वहाँ से वापस आ गए। तो इस स्थिति का लाभ उठाते हुए पाकिस्तानियों ने हम पे जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया था और कश्मीर का आज ये हाल है।
लेकिन 26 अक्टूबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल फिर गए थे, बोले थे कि आप जल्द से जल्द विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए, तब हम आपके कश्मीर को बचा लेंगे। तो 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। जैसे ही हस्ताक्षर हुआ वैसे ही भारत की सेना वहां पे पहुंची और पाकिस्तानियों को लाहौर तक खदेड़ दिया था। ठीक है, अगर उस समय मना नहीं करते सरदार वल्लभ भाई पटेल तो आज पूरा पाकिस्तान हमारे देश भारत में ही मिला हुआ होता। ठीक है, तो कश्मीर की समस्या के बारे में आप जान गए, कश्मीर का एकीकरण किस प्रकार हुआ था। और बेकार में ही अभी जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं कश्मीर पर, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। जो हमारा कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, हम उस टॉपिक पे ही रहेंगे। ये थी कश्मीर की समस्या। और आगे हम हैदराबाद की समस्या पे आते हैं। अब हम हैदराबाद की समस्या पे आते हैं। जो हमारे भारत का हैदराबाद का जो रिसायत था, उस हैदराबाद की रिसायत पे, हैदराबाद में भी बहुत सारी समस्याएं हुई थी। ठीक है, हैदराबाद एक बड़ी रिसायत थी। ठीक है, क्या थी? हैदराबाद एक बड़ी रिसायत थी जिसमें आज के, ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें आज के कुछ हिस्से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक तक फैले थे। यानी कि जो हैदराबाद की जो रिसायतें थे काफ़ी बड़ी रिसायतें थी। और उसमें जो आज के महाराष्ट्र के हिस्से, यानी कि आज जो महाराष्ट्र है उसके कुछ हिस्सा, कर्नाटक का हिस्सा और आंध्र प्रदेश का हिस्सा, 3 राज्यों को अगर मिला ले तो सीधा सीधा कहेंगे कि अभी का जो एक राज्य है वो एक राज्य था, हैदराबाद हुआ करता था। तो हैदराबाद एक रिश्ता काफ़ी बड़ी रिसायत थी। और जो हैदराबाद का राजा होता था, राजा, वो निजाम कहलाता था। क्या कहलाता था? निजाम। जो हैदराबाद का राजा था वो क्या कहलाता था दोस्तों? हैदराबाद का राजा निजाम कहा जाता था। तो जो हैदराबाद के निजाम थे उन्होंने कहा था कि हम हैदराबाद को स्वतंत्र रखेंगे, हैदराबाद एक स्वतंत्र रियासत रहेगी। इसके लिए उसने, ठीक है, क्या कहा? वह चाहता था कि हैदराबाद को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। हैदराबाद क्या रहे? आज़ाद रहे, स्वतंत्र रहे। इसके लिए भारत सरकार से एक वर्ष के लिए समझौता भी किया था। यानी कि हैदराबाद एक आज़ाद रियासत रहे, स्वतंत्र रियासत रहे, उसके लिए उसने भारत सरकार से 1 वर्ष के लिए समझौता भी किया था। इसी बीच वहाँ के, कहाँ के? हैदराबाद के। इसी बीच हैदराबाद के किसान, महिला, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने निजाम के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। यानी कि जो हैदराबाद के निजाम जो थे वो क्या चाहते थे कि हैदराबाद एक स्वतंत्र रहे। इसके लिए उन्होंने भारत सरकार से 1 वर्ष के लिए समझौता भी किया था। लेकिन जो वहाँ के किसान थे, महिलाएं थी, कम्युनिस्ट पार्टी थे, कांग्रेस पार्टी थे और बहुत सारे लोग थे, उन्होंने निजाम के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया और कहा कि जो हैदराबाद रियासत है वो उसको भारत संघ में मिलाया जाए। तो ये जो आंदोलन हुआ, आंदोलन को छेड़ने के लिए जो हैदराबाद के निजाम थे उन्होंने अर्धसैनिक बल का उपयोग किया, लाठीचार्ज का उपयोग किया। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह चीज़ें पता चली तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, अगर कोई आंदोलन करे तो आप उस पर लाठीचार्ज नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया? आप सभी जानते हैं कि जितने भी रियासत थे उसको विलय करवाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल निकल के आए और उन्होंने पुलिस को नहीं भेजा, उन्होंने हैदराबाद के पुलिस को नहीं भेजा, जो भारत की सेनाएं थी उसको पुलिस का ड्रेस पहना के भेजा और बोला सबको खदेड़ दो, जो भी पुलिस है सैनिक बल का प्रयोग कर रहा है उस सबको खदेड़ दो। और अंततः 1948 ईस्वी में, सितंबर 1948 ईस्वी में, कब? सितंबर 1948 में, सितंबर 1948, सितंबर जो 1948 का डेट था, इसमें जो हैदराबाद के निजाम थे उन्होंने खुद आत्मसमर्पण किया और कहा कि हम हैदराबाद को भारत संघ में मिलाते हैं। नहीं तो जानते हैं अब हैदराबाद बहुत बड़ा रियासत थी। तो आपको हैदराबाद की समस्या समझ में आ गई। अब जो आगे का टॉपिक है, जो हमारे साथ राष्ट्र निर्माण में जो समस्या आई थी वह समस्या का नाम है भाषा की समस्या। आप सभी जानते हैं कि भारत में
इतनी भाषाएं बोली जाती हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। खासकर हमारे बिहार में ही भोजपुरी, मैथिली, मगही, वज्जिका, इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है कि मतलब गिनती नहीं की जा सकती है। तो सोचिए पूरे भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है। तो जो भाषा की समस्या थी कि संविधान जब राष्ट्र निर्माण हो रहा था तो हर चीज़ राष्ट्रीय हो रही थी, तो भाषा की राष्ट्रीयता के बारे में बात आई तो संविधान निर्माताओं के सामने यह बहुत ही कठिन समस्या आई कि आखिर किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए। संविधान निर्माताओं के समक्ष यह समस्या आई थी कि किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। चूंकि भारत में अनेकों प्रकार की भाषा बोली जाती है, ठीक है, अनेकों प्रकार की भाषा बोली जाती है, तो इसमें काफी दिनों तक बहस चला था हमारे संविधान में भी और राष्ट्र निर्माण में काफी बहस चली थी। तो सर्वसम्मति से, यानी कि जब बहुत दिनों तक बहस चला था तो सभी के मतों से यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा की जगह हिंदी को राष्ट्रभाषा की जगह राजभाषा बनाया जाए। यानी कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसको राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाकर राजभाषा बनाया जाए। अब राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा में क्या होता है? राष्ट्रीय भाषा में होता है कि उस देश की भाषा, और राजभाषा का मतलब होता है कि आप जो कोई भी चीज़ पढ़ते लिखते हैं, फॉर्म भरते हैं या फिर किसी से आप नॉर्मली बोली चाली करते हैं तो उस भाषा को कहा जाता है राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा। तो आप सभी जानते हैं कि हम जो कोई सा भी फॉर्म भरते हैं तो वो हिंदी में रहती है, पढ़ने जाते हैं तो हम हिंदी में पढ़ते हैं, तो वो होती है राजभाषा, ठीक है। तो हिंदी को राजभाषा बनाया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कहते थे कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं, मुसलमान भी हिंदी बोलते हैं, सिख भी हिंदी समझते हैं, मतलब सभी लोग लगभग हिंदी समझते हैं, इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाया जाए। हमारे बापू जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने भी कहा था कि हिंदी को ही राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए, लेकिन क्योंकि महात्मा गांधी 1948 में ही मर चुके थे तो उसके बाद यह चीज़ें बनी थी, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा की जगह राजभाषा बनाया गया। यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी हमारी भारत की राजभाषा क्या है तो आप उसे क्या बताएंगे? हिंदी बताएंगे। बाद में इस चीज़ को संशोधन करके हिंदी और अंग्रेजी दोनों को ही राजभाषा बना दिया गया, लेकिन राष्ट्रभाषा भारत का अभी तक कोई भी नहीं बना है, ठीक है। और हमारे देश में 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, यानी कि हमारे देश में जो सभी राज्य है उसमें अलग अलग भाषा बोले जाते हैं, उस भाषा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। जैसे कश्मीरी, उर्दू, बोडो, बंगाली, मैथिली, असमी, उड़िया, बंगाली, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, जो 22 भाषाएं हैं उसकी 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो आप भाषा की समस्या समझ गए कि भाषा में क्या समस्या थी और हमें कौन सी भाषा हमारे देश में राजभाषा है और राष्ट्रभाषा, दोनों में फर्क समझ गए। तो बताइए हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है भारत की? तो भारत की राष्ट्रीय भाषा अभी तक कोई नहीं बनाई गई है, और हमारी जो राजभाषा है वो हमारी राजभाषा है हिंदी, और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी। विविधता में एकता की जो परिभाषा दी थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। विविधता में एकता की परिभाषा, और विविधता में एकता है क्या इसके बारे में जानते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि भारत एक काफ़ी विशाल और बड़ा देश है। तो यहाँ अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती है, अनेक जाति के लोग रहते हैं, अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक संस्कृति के भी लोग रहते हैं। तो भारत में इतनी सारी जटिलता है, विविधताएं है, इन्हीं सारे को देखते हुए फिर भी भारत है जो भारत एक है और एक नाम से जाना जाता है भारत, और नारा भी लगाया जाता है पूरे देश में भारत माता की जय। तो जो विविधता में एकता है, इतने सारे विविधता होते हुए भी हम भारतवासी एक हैं, तो इसी को एक कहा गया है कि विविधता में एकता भारत के संबंध में कहा गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि विविधता में एकता की परिभाषा किसने दी थी? विविधता में एकता की परिभाषा दी थी
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो जो हमारा पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं, ये टॉपिक आज कवर हुआ है। और इस टॉपिक में जो भी आपका डाउट रह गया होगा, डाउट लगभग तो क्लियर हो ही गया होगा, मैंने हर चीज़ें पढ़ा दी। अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।